नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। क्या गेस्ट फैकल्टी की बहाली कर दी जाएगी? तो नियमित जो बहाली आने वाली थी, जो बेट की बात हो रही थी, जो पीजी वाले विद्यार्थी को मौका देने की बात हो रही थी, जिनके पास पीएचडी नहीं है, चूंकि आप देखिएगा एक खेल चलता है इंटरव्यू में, आपको भी मालूम होगा, ये छात्र ही जो शोधार्थी होते हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लालसा रखते हैं, वही ये आरोप लगाते हैं। और आरोप से इतर आप जाइएगा तो पटना विश्वविद्यालय की बात करिए या कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करिए, जहां भी बहाली हुआ है तो पटना हाई कोर्ट में 100 केस पड़े हुए हैं, 130 केस के आसपास। यही एपीआई स्कोर की बात करिए, इंटरव्यू की बात करिए, पीएचडी की बात करिए, तो छात्र ये लालछन लगाते हैं कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका पढ़ाई अपने बिहार में नहीं हो पाता है, जिससे पीएचडी छात्र नहीं कर पाते हैं। तो क्या कुछ सरकार कर रही है? क्या सरकार ये नियमित बहाली नहीं करना चाहती है? क्या गेस्ट फैकल्टी से ही काम चलाना चाहती है? हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। और गेस्ट फैकल्टी का एक नोटिस कल का आया, उसका क्या कुछ है स्कोर वाला, सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर अखिलेश सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पे। धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपका पहला प्रश्न था उसको हम क्लियर करना चाहेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि जो ये गेस्ट फैकल्टी की बहाली हो रही है या कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हो रही है, तो क्या परमानेंट बहाली नहीं होगी? तो इस बारे में मैं दर्शकों को, जो लोग भी सुन रहे हैं, अभ्यर्थियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोनों को आप एक में मिलाकर देखिए मत, अलग अलग देखिए। हाँ, एकदम अलग अलग देखिए, क्योंकि अगर आप उस ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़े होंगे तो संविदा पे बहाली का जो नियमावली है उसी ड्राफ्ट के अधीन है, लेकिन वो अलग है। वो एपीआई स्कोर पे होगा और इंटरव्यू पे होगा। और जो परमानेंट बहाली का नियमावली है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है 200 नंबर की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 175 नंबर का लिखित डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को भी उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। 13 नंबर का शिक्षण शैली देखा जाएगा, टीचिंग स्किल्स देखा जाएगा, और 12 नंबर जो है वो इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से देखा जाएगा। तो कुल मिला के ये 25 नंबर को भी उन्होंने बाइफरकेट किया है। तो इसीलिए आप ये मानकर चलिए कि जब दोनों का नियमावली अलग अलग है, तो बहुत लोग इस तरह का र्यूमर भी उड़ा रहे हैं कि अभी जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा इसी को परमानेंट कर देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से जो लोग गेस्ट फैकल्टी हैं वो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। विधान परिषद में शिक्षा समिति का रिकमेंडेशन भी है उनको समायोजित किया जाए, उसके बावजूद वो नहीं हो पाया है। तो इनको परमानेंट तो किया नहीं जा सकेगा, ये तो आप मानकर चलिए। नहीं किया जाएगा इसको। इस तरह का मतलब प्रावधान नहीं है, और इसके लिए एफिडेविट लिया जा रहा है कि आप जो है परमानेंट बहाली के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत नहीं करेंगे इसके आधार पे। इसीलिए उनमें ब्रेक करके एक सेशन के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, फिर आपका रेन्युअल होगा। रेन्युअल भी मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी बहाल हो गए उनका ऑटोमेटिक रेन्युअल हो जाएगा। वो नहीं, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उनका परफॉर्मेंस है, जो सिलेक्शन कमिटी होगा, जो वहाँ के वाइस चांसलर और बाकी एचओडीज हैं, वो उनके परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर, बहुत सारी चीजों को मिला करके फिर उनको परमिट करेंगे। जो अभी भी होता है, जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनका सेशन एंड होने के बाद वापस से जो नए सेशन में उनका रिन्यूअल होता है। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूटी में नहीं जाता है, तो इसीलिए वो क्लेम तो उनका बनेगा नहीं। सर, लेकिन छात्रों का ये जो टेंशन चल रहा है, जो उनका सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि आप ही देखिए, इससे पहले जब शिक्षा मंत्री दोनों विभाग के सुनील सर हुआ करते थे, अभी तो टाइगर जी हो गए हैं, तो उस समय भी बोला गया था, 25 में ही बोला गया था, 24 में ही बोला गया था कि हम पीजी वाले जो विद्यार्थी हैं बेट का समायोजन करेंगे, आयोजन करेंगे, जैसे हर एक स्टेट कराती है स्लैट, उस तरीका से करेंगे, हम नियमित बहाली करेंगे बड़ी पैमाने पर। तो 2 साल तो हो गया, ऐसा थोड़ा कि 10 दिन पहले हुआ कि गेस्ट फैकल्टी कर। देखिए, मेरा तो मानना है कि बिहार के बच्चों को इंक्लूड करने के लिए बेट का आयोजन जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम बिहारी वॉल्यूम को ध्यान में रखेंगे और उनके प्रति अगर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, कोई भी सरकार करेगी, कोई भी नीति निर्धारक करेंगे, तो वो एक बेट का आयोजन जरूर करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो डायनेमिक्स है, जो यहाँ का एकेडमिक कल्चर है, उसमें नेट का बहुत प्रचलन नहीं है, वैसी व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा नेट क्वालिफाई करें। अगर उनका वॉल्यूम देख लें तो बहुत कम है। और अगर मान लीजिए आप बेट लेंगे तो मतलब उसमें इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा। ज्यादा बच्चे, रिमोट एरियाज के बच्चे, छोटे विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे भी, छोटे महाविद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे भी उसमें समाहित हो पाएंगे, उनको भी मौका लग पाएगा। तो मैं मतलब हम तो यही चाहेंगे कि आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे कि आखिर कैसे बिहार के छात्रों का मैक्सिमम हित सधे
कैसे उनको मैक्सिमम भागीदारी सुनिश्चित किया जाए उनका, कैसे उनको कम से देखिए सिलेक्शन होना नहीं होना वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी चीज है कि कम से कम उसको मौका लगे। मौका लगने के लिए जरूरी है कि हम उसको बेट में ये दें। उम्र सीमा को लेकर के भी हमारा कहना है कि जो निर्धारित किया गया 43 ईयर्स, वो बिहारी बच्चों का हित में जाता नहीं दिख रहा है। सर उम्र सीमा के लिए रोकेंगे, यूजीसी का गाइडलाइन कोई उम्र सीमा नहीं है, अंतिम उम्र सीमा शायद ये देखिए अब मान लीजिए वही मैं कह रहा हूँ कि यूजीसी जब मान लीजिए आप नेट को अर्हता मानते हैं, नेट परीक्षा में बैठने के लिए 55 साल का उम्र सीमा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसमें भी वो मिलना चाहिए। तो ये तो मान लीजिए थोड़ा विरोधाभासी है, और मतलब क्यों ऐसा नियम बनाया गया हम अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं, और इसको लॉजिकली नहीं मतलब कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ा। और इतना मतलब बात उठी सोशल मीडिया में, और ये निश्चित वहां तक पहुंची होगी, नहीं पहुंचने का सवाल नहीं है, उसके बावजूद मतलब इस तरह के नियम बनाए गए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मान लीजिए हम बिहारी बच्चों की बात करें तो उनके तरफ हम खड़े होकर सोचें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर 1 जुलाई को जो आया ड्राफ्ट, उसको लेकर कह रहे हैं कई सारे शिक्षाविद जो कि यूजीसी का मानक पर नहीं ये खरा उतर रहा है। यूजीसी का कहना है कि पीएचडी वाले जो धारक होते हैं, जो 2018 की बात करें, क्या उसमें परिवर्तन किया गया है या दिक्कत है? नहीं, जैसे पहले जो बहाली होती थी ना एपीआई सिस्टम में, तो वो मतलब रिसर्च पेपर है, पीएचडी का डिग्री है, नेट जेआरएफ है, उसमें 10-12 का मार्क्स नहीं जुटता था, सीधे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स जुड़ा गया था, जो लास्ट बहाली हुई है, और एक्सपीरियंस का उसमें मतलब वेटेज दिया गया था। अभी आप बताइए जो गेस्ट फैकल्टी इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस का उनको कोई लाभ नहीं मिलता दिख रहा है मतलब इस बहाली पैटर्न पे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका समायोजन होना चाहिए था, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। तो ये चीजें मतलब नहीं दिख रही हैं, तो मतलब ये तो दुखद है, हम तो इसको दुखद मानते हैं। सर क्या कुछ नोटिस दिया गया है जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको लेकर, उनका कागजात को रिगार्डिंग? अभी रिसेंट मतलब जो कल जारी किया गया है, तो उसमें यही है कि जो लोग 2009 रेगुलेशन लागू होने से पहले अपना पीएचडी इनरोल हुए हैं, 9 से पहले, हाँ मतलब 9 से ईस्वी नहीं, 2009 मतलब रेगुलेशन में अगर वो पीएचडी नहीं किए हैं, तो उनको एक 5 पॉइंट सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेना है। वो उसके लिए सक्षम प्राधिकार है, जैसे रजिस्ट्रार है या डीन है, तो उनसे लेकर के उसको अपलोड करना है। अगर वो नहीं अपलोड करेंगे तो वो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो अभ्यर्थी 2009 रेगुलेशन से पीएचडी नहीं है, तो उनके लिए यही एडवाइजेबल है कि आप जो है सक्षम प्राधिकार से आप जाके 5 पॉइंट सर्टिफिकेट ले लें। उनका फॉर्मेट दिया हुआ है 5 पॉइंट कैसे बनता है, तो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट लेकर के आप जो है अपलोड करें उसको। जो नियमित बहाली का वेट कर रहे हैं विद्यार्थी, हतोत्साहित हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए उनको हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है, और उनके लिए बहाली आएगी, निश्चित आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अंदर तैयारियां चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय सेवा आयोग का पार्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि बहुत लार्जर कंसर्न में है, हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि नियमित बहाली जरूर आएगी। और ये सरकार को अगर मान लीजिए एनईपी को एड्रेस करना है, एनईपी को अगर लागू करना है पूरी तरह से, तो शिक्षकों की नियमित बहाली तो करनी होगी, उसके बिना तो एनईपी लागू हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि एनईपी में जो हमको इतने मतलब बास्केट्स हैं कोर्सेज के, उनके लिए हमको जरूरत है शिक्षकों की। जब तक पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं होंगे, तब तक उनका जो प्रावधान है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको लागू किया ही नहीं जा पाएगा, क्या ही नहीं जा सकेगा। तो वैसी कंडीशन में तो बहाली होनी है, और ये लगातार सरकार की तरफ से भी कहा गया है। हालांकि मतलब टीआरई 4 को लेकर के और ये मतलब इन बहालियों को लेकर के सरकार जो कह रही है उस पर अभी तक खरा उतर नहीं पा रही है, तो वो अपना अलग बात है। और क्यों नहीं उतर पा रही है, तो इसके लिए मतलब मुझे लग रहा है कि युवाओं को अपने सक्षम प्राधिकार के पास आवाज पहुंचाना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से जाके मिलना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आपकी सरकार है और आप हमारे बारे में भी सोचें। तो ये तो मतलब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी मांग को रखें सरकार के पास शांतिपूर्ण तरीके से, और जो वैधानिक तरीका है वो न्याय सम्मत हम लोग अपना मांग को रख सकते हैं, रखना चाहिए। और जब रखेंगे युवा तो सरकार जरूर सुनेगी, नहीं सुनने का सवाल नहीं है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित बहाली की जाए, आप भी चाहते हैं कि बेट का एग्जाम आयोजन कराया जाए, तो उन सभी छात्रों से मैं यही कहूंगा कि आप जब भी चाहें आप आकर अपनी बातों को
बड़ी संख्या में एग्जाम टूर के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी।